मित्रों, आज बैठे बैठे जब मैं भारत पाक विभाजन की किस्सों की, कहानियों के और जो वारदातें थी उनकी और जो घटनाएँ थी, जो जघन्य घटनाएं हुई थी उन 48 घंटों के दौरान, उन पर जब भी नज़र डालते हैं तो मन बड़ा कड़वाहट से भर जाता है। दंगे हमारी तहज़ीब का हिस्सा नहीं हैं और फिर भी हुए, हम लोग रोक नहीं पाए इनको। लेकिन उन दंगों का, मैं अदब की दुनिया से वाबस्ता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ साहित्य की दुनिया से, तो मैं उस तरफ ही ले जाना ठीक समझता हूँ कि दंगों ने और विभाजन ने भारत को कुछ एक उपलब्धियाँ भी दी। बहुत सारे ऐसे अदीब थे, कलाकार थे जो पाकिस्तान में ही छूट जाने थे, जो वहीं के बाशिंदे थे, वहीं उनकी जड़ें थीं और वहाँ से वो हिल नहीं सकते थे। लेकिन हालात ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि वे मजबूर हो गए ऐसे मुल्क में आने के लिए जहाँ माहौल ज़्यादा खुला हो, जहाँ उदारवादी विचारधारा ज़्यादा पनप सकती हो, जहाँ पर उनको खुली छूट हो कि वो अपनी जज्बातों का इजहार अपने ढंग से कर सकते हैं। ऐसी शख्सियतों में मित्रों बहुत सारे लोग थे जो बेसिकली लाहौर की सरजमी से जुड़े हुए थे। आप साहिर लुधियानवी को ही लें। साहिर 1943 में, उससे पहले भी जब वो दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ भी काफ़ी अरसा स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर भी रहे और उन्होंने वहाँ पर अपनी एक शायर के तौर पे छाप छोड़ी और तल्खियाँ सबसे पहली बार उसी वक्त में छपी थी। और साहिर के लिए ये था कि साहिर बीच में दिल्ली गए, दिल्ली में जाके कुछ मैगज़ीन्स में एडिटिंग का काम शुरू किया और इन्होंने अपने आप को अदब की दुनिया से जोड़ लिया। लेकिन उसके बाद एकदम ख्याल आया कि नहीं यार, लाहौर की बात और है, और वो श्रीमान जी 1943 में दिल्ली से फिर लाहौर लौट आए कि कुछ है उस सरजमी में जो हमेशा अदब की बातें और जो नई चीज़ें जहन में आती हैं उनको तर्जुमानी उनकी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस सरजमीन को ना छोड़ा जाए। 43 में गए, माँ को वहीं दिल्ली छोड़ गए, सरदार बेगम को, और सरदार बेगम को अपने एक दोस्त के हवाले करके कि जब तक थोड़ा सा मैं वहाँ सेट हो जाऊँ फिर उनको मैं ले जाऊँगा, तो आप इनका ध्यान रखना। माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। और 43 में जब वहाँ गए तो 47 में जब ये दंगे शुरू हुए तो साहिर भी घबरा गए कि ये किस माहौल में मैं फंस गया और पता नहीं मेरी माँ का क्या हश्र होगा। तो फ़ौरन जो भी उनको ट्रेन मिली उसको पकड़ के फ़ौरन वो दिल्ली गए। अब दिल्ली गए तो दिल्ली जाके पता चला कि जब वहाँ दंगे शुरू हुए दिल्ली में, तो उस दिन सरदार बेगम और जो इनका दोस्त था वो भी और बाकी कुछ और लोग, मुस्लिम परिवार, सबको वहाँ से हटाकर एक रिफ्यूजी कैंप में ले जाया गया, जो रिफ्यूजी कैंप वहाँ से पाकिस्तान जाने के इच्छुक लोगों के लिए बना था। तो वहाँ पर ले जाया गया। सरदार बेगम को भी रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा और उसके बाद जब भी ट्रेन वहाँ से दिल्ली से चली लाहौर के लिए तो उस ट्रेन में सवार होकर वो लाहौर आई। इधर साहिर इतना परेशान हो गया था कि माँ के बिना उसे ज़िंदगी की अपनी जो वजूद था वो बड़ा अधूरा लगता था। वो दिल्ली की ओर लपका कि माँ को तलाश करूँ। वहाँ जाके मालूम हुआ कि कुछ पता नहीं चल रहा। वहाँ जाके वो शरणार्थियों की लिस्ट देखी, उस लिस्ट में से बहुत सारे नाम जब देखे तो उसमें माँ का नाम भी शामिल था। उसको तस्कीन हुई कि माँ मेरी लाहौर चली गई है इस बात का। लेकिन रिफ्यूजी कैंप में रहने के बाद गई, उसको तकलीफ़ भी हुई, वो फ़ौरन लाहौर की ओर लौटा। लेकिन लाहौर लौटने के बाद भी 1948 में उसके किसी एक स्तंभ के ऊपर, किसी एक लेख के ऊपर आपत्ति हुई और वहाँ की सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। उन दिनों बॉर्डर इतने ज़्यादा सील्ड नहीं थे, कांटेदार तारें नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो गालिब कह रहा हूँ, साहिर किसी तरीके से, तौर तरीके से वहाँ से भागा, बॉर्डर क्रॉस करके वो दिल्ली चला आया। और उसके बाद वो फिर वापस उस दुनिया में नहीं गया। उसे लगा कि वो जो नया मुल्क बना है, बेशक लाहौर उसका हिस्सा है, लेकिन वो मुल्क अदीबों के लायक नहीं है। और साहिर ने फ़ैसला कर लिया कि पहले दिल्ली में काफ़ी अरसा रहा और उसके बाद बम्बई में जाके सेटल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं मित्रों। कुर्रतुल ऐन हैदर, उन्होंने पहले ये पसंद किया कि वहाँ जाके ही ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादा कदर होगी और यहाँ शायद मुसलमानों के लिए उतनी ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति ना हो, वो भी चली गई।
लेकिन जब उनका वहाँ नावल छपा आग का दरिया, और आग का दरिया नावल के ऊपर जो वहाँ हंगामे हुए, कुर्रतुल ऐन हैदर को लगा कि ये मुल्क मेरे रहने के काबिल नहीं है, और कुर्रतुल ऐन हैदर भी वापस पहले दिल्ली और उसके बाद बम्बई आकर इलस्ट्रेटेड वीकली में एक जॉइंट एडिटर के तौर पे उसने ज्वाइन कर लिया खुशवंत सिंह के साथ। खुशवंत सिंह का लाहौर से लगाव था, ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी कृति उन्होंने दी, लेकिन वो वहाँ नहीं रह पाए और वो अपनी गाड़ी से अपने परिवार को लेकर सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस किया और कसौली आते हुए उसके बाद दिल्ली चले गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो वहाँ बसने के शौकीन थे, लेकिन उनको लगा कि वहाँ ज़िंदगी हमारे लायक नहीं है। और मंटो को भी लगा उस मुल्क में रहना मुमकिन नहीं है उसके लिए, लेकिन मंटो की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बम्बई आने के बाद उसे फिर 48-49 में फिर उसको लाहौर लौटना पड़ा, इसलिए कि उसके बच्चे बज़िद थे कि वो लाहौर में ही बसेंगे। और अपने परिवार की खातिर वो सोचता था मंटो कि मैं कभी परिवार को, औरतों को सुकून दे नहीं सका, कम से कम उनका साथ तो ना छोड़ूं, और वो इस नज़रिए से वो जाके वहाँ बस गया। लेकिन वहाँ जिस तरह से उसको भी अदालतों के चक्कर काटने पड़े और सरकारी नुक्ताचीनी का शिकार होना पड़ा, वो आपके सामने है, किस्सा कहानियाँ बहुत सारी हैं। यही हाल इंतज़ार हुसैन साहब का हुआ। इंतज़ार हुसैन की भी कोशिश थी कि वो दिल्ली में आके बस जाएं, लेकिन हालात ने और कुछ दोस्तों ने और कुछ रिश्तेदारों ने ऐसा दबाव डाला कि वो चले गए। नासिर काज़मी का यही हाल हुआ। जोश मलिहाबादी साहब, इस्मत चुगताई पहले वहाँ गई, लेकिन बाद में जब मुकदमे शुरू हुए तो उसके बाद उसने भी सोच लिया कि मैं इस मुल्क में नहीं बच सकती, क्योंकि ये मुल्क जो नया बना है ये आज़ाद ख़याल के लोगों के लिए और क्रिएटिव राइटर्स के लिए ये सही जगह नहीं है। जोश मलिहाबादी साहब जोश में आके किसी ने उनको गुमराह किया कि जोश साहब, दिल्ली में या हिंदुस्तान में तो उर्दू का कोई मुकाम नहीं है, इसलिए अगर आप उर्दू ज़बान से प्यार करते हैं तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए था। और वो पंडित नेहरू के समझाने के बावजूद वो चले गए और जाकर वहाँ वो बहुत पछताए। उन्होंने यादों की बारात का एक सिलसिला अपना लिखा, तो उसमें उन्होंने तस्लीम भी किया कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं यहाँ आकर बस गया, वहाँ रहता तो मुझे शायद ज़्यादा इज़्ज़त एक अदीब के तौर पे मिलती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे हिस्से में आ गईं, और ये सरदार जाफ़री के भी वहाँ जड़ें थी, सजाद जहीर की भी थी, कुर्रतुल ऐन हैदर का जिक्र मैंने कर ही दिया आपको, कृष्ण चंद्र, ये सारे के सारे लाहौर से बंधे हुए थे, लेकिन सारे के सारे वहाँ से चले आए। अमृता प्रीतम ट्रेन में बैठ के आई, आजा खां वारिस शानू, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये जो अदब की दुनिया में हमें विभाजन इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर रहा कि अदीबों ने यहाँ आकर अपने बसेरा करना ज़्यादा पसंद किया हमारे इस मुल्क में, मुल्क के इस हिस्से में, क्योंकि उन्हें लगा कि वो जो तंग दिल माहौल है उसमें उनका जो क्रिएटिव राइटिंग का जो एक क्रेज़ है, जो लिखने की एक तड़प है, वो पूरी नहीं हो पाएगी, और वो सारे के सारे यहाँ आकर बस गए। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। इसके बाद फिर किसी और एपिसोड में इसी मसले पर, इसी बात पर, इसी मौजू पर फिर से बात करेंगे। शुक्रिया दोस्त।